कारगिल की ऊंचाइयों में जंग कैसे जीती जाती है, ये दुनिया भर के फाइटर पायलट्स को सिखाया जाता है। मेरे हाथ में आज ये मैक्सवेल एयरफोर्स बेस एलाबामा में स्थित स्कूल ऑफ एडवांस्ड एयर एंड स्पेस स्टडीज की थीसिस है, जिसमें भी कारगिल वॉर में यूज हुई टैक्टिक्स का मेंशन है। दुनिया भर में ऐसे कई रिसर्च पेपर और थीसिस हैं जो पायलट्स को एयर पावर का पहाड़ों में सही इस्तेमाल और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के सबक सिखाते हैं। आज मैं आपको उन्हीं में से एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ। मई ऑफ 1999। कारगिल की ठंडी वादियों में सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन पीक्स के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स मुजाहिदीन के भेष में हमारी 130 से ज़्यादा वैकेंट पोस्ट्स पर कब्जा कर चुके थे। इंडिया को लग रहा था कि ये एक रूटीन इन्फिल्ट्रेशन है, लेकिन रियलिटी बहुत ज़्यादा भयानक थी। कारगिल वॉर एक वीक इंटेलिजेंस का नतीजा था। इंडियन आर्मी हर साल एक्सट्रीम ठंड में हाई एल्टीट्यूड पोस्ट खाली कर देती थी, क्योंकि हमारे पास तब ECC यानी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग नहीं थे। पाकिस्तान ने इसी विंटर गैप का फ़ायदा उठाया। जब मई 3 को एक लोकल शेफर्ड ने सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट की, तब तक दुश्मन हमारी नेशनल हाईवे 1D को अपनी रेंज में ले चुका था। अब देखिए, हम लोग कारगिल में दिसंबर के आसपास से पोस्ट रैकेट कर देते थे और फिर अराउंड फरवरी मार्च के टाइम फ्रेम के अराउंड हम पोस्ट पर वापस जाते थे। सिचुएशन कितनी ख़राब है ये चीज़ हमें तब पता लगी जब इंडियन आर्मी ने पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करी और दुश्मनों ने उन्हें सिटिंग डक्स की तरह टारगेट करना शुरू किया। क्योंकि जब आप हाइट पे होते हैं तो आपको एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है। नीचे से आ रही कंपनी साइज़ के भी एडवांस को बस 5 या 10 लोग की छोटी सी प्लाटून मिलकर भी रोक सकती है ऊपर से। जब आप माउंटेन वॉरफेयर में होते हैं तब जो रेशियो होता है वो 9:1 का होता है। मतलब अगर दुश्मन ऊपर 1 बैठा हुआ है तो उसको टैकल करने के लिए नीचे हमारे 9 बंदे चाहिए होते हैं। बेटालिक सेक्टर में भी लोकल शेफर्ड्स ने मई 3 को कुछ आर्म्ड मैन और इंट्रूडर्स को हाई रिजेस पर देखा था। फिर 2 दिन बाद मई 5 को इंडियन आर्मी की एक पेट्रोल, जिसे लीड कर रहे थे कैप्टन सौरभ कालिया, उसे डिस्पैच किया जाता है। और कुछ ही दिनों बाद जब पेट्रोल से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, पेट्रोल वापस नहीं आ पाती है, तब हमें ये पता लगता है कि ये जो पेट्रोल थी जिसे कैप्टन सौरभ कालिया लीड कर रहे थे, इनको कैप्चर कर लिया गया, इन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और इन्हें मार दिया गया। इसी बीच मई 9 को पाकिस्तानी आर्टिलरी की हैवी शेलिंग होती है इंडियन आर्मी के एमिनेशन डंप पे कारगिल में, और फिर जो इस चीज़ की सीरियसनेस है वो हमें पता लगती है। मई 15 को हमें पता लगता है कि ये कोई छोटे मोटे मिलिटेंट्स का काम नहीं है, क्योंकि आर्टिलरी शेलिंग हो रही थी। आर्टिलरी पीसेस जो हैं ये मिलिटेंट्स के पास नहीं हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं और वो हमारे यहाँ पे शेलिंग कर रहे हैं। तो ये कोई छोटा मोटा इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट नहीं है, ये एक मैसिव इन्फिल्ट्रेशन गेम चल रहा है यहाँ पे, जो पाकिस्तान आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री कर रही थी। फिर जब ग्राउंड फोर्सेस का आगे बढ़ना इम्पॉसिबल हो गया, तब फाइनली एंट्री हुई इंडियन एयरफोर्स की और लॉन्च किया इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर 26 मई को। लेकिन ये कोई आम एयर मिशन नहीं था। हमारे उस टाइम पे जो जहाज़ थे, जैसे कि MiG-27 या इवन MiG-21 या जैगुआर्स या मिराज 2000, ये सारे जो एयरक्राफ्ट थे ये प्लेन्स में लड़ने के लिए बने थे। इनमें वेपन्स रिलीज़ या इनके टैक्टिक्स या इनकी सारी जो फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कैलिब्रेटेड थी राजस्थान सेक्टर में लड़ने के लिए, जो कि एक फ्लैट ग्राउंड था। अब इन्हें लड़ना था उन ऊंचाइयों पे जो 15,000 फीट या 20,000 फीट के भी ऊपर थे, जहाँ पे दुश्मन बैठा हुआ था, और ये काम एयरफोर्स ने पहले कभी किया नहीं था। पायलट्स को सख्त ऑर्डर्स दिए गए थे, डो नॉट क्रॉस दी LOC। और सबसे बड़ा खतरा मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का। ये जो मैन पैड्स होती हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताता हूँ, ये एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स होती हैं जिनकी रेंज तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर तक की होती है। तो अगर आपका दुश्मन 18,000 फीट पर भी बैठा हुआ है तो फिर वो उसके ऊपर तकरीबन 9 या 10,000 फीट तक मिसाइल को फायर कर सकता है। यानी कि 18,000 फीट की अगर आपकी ऊंचाई है तो आपको एयरक्राफ्ट को 28,000 या 28,000 फीट या उसके भी ऊपर रखना पड़ेगा मैन पैड्स की रेंज से बाहर। अब हमारी एयरक्राफ्ट के पास मैन पैड से निपटने के लिए बस एक ही काउंटर मेजर था, जिसे हम कहते हैं फ्लेयर्स। फ्लेयर्स ये होती हैं, जब मैन पैड की एक मिसाइल आपके एयरक्राफ्ट की तरफ आ रही होती है तो आपकी एयरक्राफ्ट के जो हीट सिग्नेचर है, जो टेल से निकल रही है, उसके ऊपर वो लॉक ऑन होती है। लेकिन जो फ्लेयर्स का जो हीट सिग्नेचर होता है वो ओवर पावर कर देता है अपने एग्जॉस्ट की हीट सिग्नेचर को, और फिर जो मिसाइल होती है वो फ्लेयर के हीट सिग्नेचर पे लॉक ऑन हो जाती है और एयरक्राफ्ट बच के निकल जाता है। काउंटर मेजर्स के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। टॉपिक पर वापस आते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर को मई 26 को लॉन्च किया और एयर स्ट्राइक्स प्लान किए ग्राउंड ट्रूप्स के सपोर्ट में।
अगले ही दिन यानी मई 27 को इंडिया को 2 झटके लगे। एक MiG-21 क्रैश हुआ और एक MiG-27 क्रैश हुआ। MiG-27 में थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर भी ले लिए गए पाकिस्तान द्वारा। अब एयर ऑपरेशंस चल ही रहे थे, इसी बीच 15 जून को एयरफोर्स को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। इन्हें एक बोल शेप्ड वैली नज़र आती है जिसमें दुश्मन का एक मेन एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक्स हब बना हुआ था। इसको कहते हैं मुंतो ढालो। ये दुश्मन की बैकबोन थी, यहाँ से उन्हें खाना, एमुनिशन और ऑर्डर्स मिलते थे। इसको तबाह करने का मतलब था दुश्मन की सप्लाई लाइंस को तोड़ देना और दुश्मन जहाँ बैठा है वहाँ पे उसे स्टार्व कर देना। अगली सुबह जून ऑफ 16 फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीपद तोतेकर और उनके विंगमैन ने मिराज 2000 में अपनी फ़्लाइट भरी। ये जो मिराज एयरक्राफ्ट हैं इनका एक्चुअली तो बेस ग्वालियर में है, लेकिन वॉर टाइम पे जो सारे एयरक्राफ्ट होते हैं वो अपने फॉरवर्ड बेसिस पे आ जाते हैं। फॉरवर्ड बेसिस से ऑपरेट करने का ये मतलब है कि उनका जो लीड टाइम होता है टारगेट पर वो कम हो जाता है और वो ज़्यादा क्विकली रिएक्ट कर पाते हैं सिचुएशन पे। हर एक मिराज 2000 पे इन्होंने 250 kg के डम बॉम्ब्स लोड किए हुए थे। एक जो बड़ा चैलेंज आता है जब एयरक्राफ्ट प्लेन्स पे ऑपरेट करता है वर्सेस जब वो माउंटेन्स पे ऑपरेट करता है, वो चैलेंज होता है रेरिफाइड एयरक्राफ्ट। अब 30,000 फीट की हाइट पर फिज़िक्स जो है वो थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि अब 30,000 फीट की ऊंचाई से बॉम्ब को टारगेट पर ड्रॉप कर रहे हैं और आपका जो टारगेट है वो खुद 18,000 या 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो जो बॉम्ब की ट्रैजेक्टरी है उससे कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको 10,000 फीट के गैप से अपना टारगेट एक स्मॉल डॉट यानी पॉइंट की तरह दिखता है। उस स्पीड पे, जिस स्पीड पे मिराज 2000 उड़ते हैं, अराउंड 900 to 1200 kmph, आपको एकदम मिली सेकेंड तक एक्यूरेट होना पड़ेगा अपने बॉम्ब्स को ड्रॉप करने के लिए, सो दैट आपके बॉम्ब अपनी टारगेट के 100 मीटर के सर्कुलर एरर प्रोबेबल पे गिर सकें। जब बॉम्ब्स गिरे तो पूरा मुंतो ढालो कैंप धुएं में बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्ट्राइक में लगभग 300 के अराउंड पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। ये सारे सोल्जर्स नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे। पाकिस्तान का जो मेन सप्लाई डिपो था बटालिक सेक्टर में, वो पूरा वेपराइज हो गया। ये इंक्लूड करता था उनके खाने को, फ्यूल को, मेडिकल सप्लाइज को, उनके एमुनिशन को, वो सारा बर्बाद हो गया। काफ़ी उन्होंने मेक शिफ्ट संगड़ बना रखे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेंट बना रखे थे, कम्युनिकेशन सेंटर बना रखे थे, एमुनिशन डंप था, थाउजेंड्स ऑफ आर्टिलरी शेल्स थे जो कि सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स में बर्बाद हो गए। ये स्ट्राइक इतनी प्रिसीजन के साथ की गई थी कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिला। जो इंट्रूडर्स हाई रिच पे बैठे हुए थे, स्पेशली .5203 और .4812, वो अब अपनी सप्लाई लाइन से कट ऑफ हो चुके थे। इसके बाद एयरफोर्स ने टाइगर हिल पे भी अटैक करा। वो अटैक जो था वो लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स के द्वारा किया गया था। ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स इंडिया के पहले मेक शिफ्ट लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स थे। अगेन मिराज 2000 ने ही अटैक किया था। टाइगर हिल के अटैक के बारे में हम कभी और बात करेंगे। जब मुंतो ढालो पे अटैक हुआ तो इन्फिल्ट्रेटर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि वो अपने डीप वैली में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें ऐसा लगा होगा कि वो एक ऐसे एल्टीट्यूड पर बैठे हुए हैं जहाँ पे एयर स्ट्राइक नहीं हो सकती है, जहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो गलत साबित हुए। जब ये खबर बाहर आई कि पाकिस्तान का जो मेन सप्लाई डिपो है वो मैप से डिलीट कर दिया गया है IAF द्वारा, तो पाकिस्तानी ट्रूप्स का मोरल शैटर हो गया। अब जब एनिमी का एमिनेशन ख़त्म होने लगा तो इंडियन इन्फेंट्री, स्पेशली जो लद्दाख स्काउट थे और 11 गोरखा राइफल, उन्होंने अपना फाइनल एग्रेसिव अपहिल असॉल्ट लॉन्च किया। और जब उन्होंने ये असॉल्ट लॉन्च किया, उनको सफरेसिव फायर काफ़ी कम आ रहा था और इसी की बदौलत वो उन हाई रिजेस को ईजिली कैप्चर कर पाए। मुंतो ढालो और टाइगर हिल के स्ट्राइक्स ने ये साबित कर दिया कि इंडियन एयरफोर्स ने फिज़िक्स और दुश्मन दोनों को मात दे दी थी। 26 जुलाई को इंडिया ने ऑफिशियली विजय डिक्लेयर करी और उसे आज हम कारगिल विजय दिवस के तौर पे मनाते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट टोटेकर, लेटर ग्रुप कैप्टन टोटेकर जैसे हीरोज़ की वजह से इतने मुश्किल मिशंस भी पॉसिबल हो पाए। उन्होंने दिखाया कि जब देश पर आँच आती हैं तो इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द रह जाता है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।